वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/1/2021 की शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो भी आपका यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का हल कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1 - 1/2 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। इंटू 1 - 1/3 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। फिर इसके आगे जो आपकी संख्या आएगी वो आपकी क्या आएगी, 1 - 1/4, क्योंकि ये जो है नीचे वाली ये जो आपका बेस यहाँ पर दिख रहा है उसमें क्या हो रही है, 1 की वृद्धि होती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो अगला क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। इसी तरीके से 1 - 1/10 तक गया है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3/4। इसी तरीके से आगे इसी तरीके से यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8/9। इंटू आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9/10 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये जो है नीचे वाले संख्या से क्या होते जाएंगे, कटते चले जाएंगे। यानी कि ये जो आगे का अगर संख्या ली जाएगी तो यहाँ पर जो है ये आपका कट जाएगा, 4 कट जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 9 चला जाएगा। तो यहाँ पर से आपकी बचेगी कितनी, ये आपकी यहाँ पर से 8, यहाँ पर से ये 8 चली जाएगी। तो यहाँ पर से 1 बच गया, ये ऊपर की संख्या, और ये नीचे की संख्या कितनी बच गई, 10। यानी कि आपका हल करने पर कितना आ जाएगा, 1/10 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को जो है 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि यानी कि लॉस होता है। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं काफ़ी बार पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना प्रतिशत होता है, तो 100% होता है। तो यहाँ पर जो है पहले जो है वस्तु को बेचा कितने में, तो 2340 रुपये में बेच दिया, और उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 100% था, लेकिन उसे कितने में बेचा, 10% के हानि यानी कि लॉस में बेचा। तो 100 - 10 यानी कि कितने परसेंट में बेच दिया, तो 90% में बेच दिया। लेकिन ये जो है क्या है, 90% का ये सीपी है, लेकिन वो बोल रहा है कि 100% का वस्तु जो है कितने के लाभ में बेचना चाहिए उसे, 15% के लाभ में, यानी कि उसे कितने में बेचना चाहिए, तो 115% में बेचना चाहिए। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, न्यू एचपी यानी कि नया विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पर से, तो आपका 0 चला जाएगा, परसेंट से परसेंट ये चला जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये आपका 9 दूनी 18, 9 छक 54 यानी कि 26 बार में चला जाएगा। गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 26 × 25 = 130, 0 आपका 13, 26 × 13 = 39, 3 26 × 3 कितना हो जाता है आपका 29, यानी कि 2990 रुपये आपका क्या आ गया, नया एसपी यानी कि नया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ का 24 गुना है। उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग जो है 750 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि एलसीएम जो है एचसीएफ के 24 गुना है, यानी कि अगर एचसीएफ यक्स मान ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 गुना यानी कि 24x। और यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया गया तो 24x + x आपका कितना हो जाएगा, 25x। 25x का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया, योग नंबर में तो 750 दिया गया। हल करेंगे तो यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा। तो कितने बार में चले जाएंगे, 25 × 75 यानी कि 30 बार में। तो x का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ गया, 30। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से निश्चित एलसीएम और निश्चित एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू 30 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24x का वैल्यू 720 होगा, यानी कि 720 होगा। एचसीएफ तो x ही था, यानी कि एचसीएफ आपका कितना होगा, 30।
तो एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, एक संख्या हमें पता है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या हो जाता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के बराबर होती है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। पहली संख्या जो है कितनी यहाँ पर दी गई है, 90। दूसरी संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर से, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है, तो 720 दिया गया है, और एचसीएफ कितना दिया गया है, तो 30 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका 90 से काटेंगे 720 को तो 8 बार में चला जाएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24, यानी कि दूसरी संख्या का वैल्यू आपका 240 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग किए दिया जाता है इसमें। तो 10 में से 2 को भाग, यानी कि 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 को 6 से जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 26। यानी कि इतना पूरा हल करने पर कितना आ गया, 26। और यहाँ पर कितना है, -9। तो 26 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 17। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना है, 11, 0 पॉइंट यानी कि 0.01 है, तो 12 पॉइंट के बाद 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 आपका 1 जोड़ेंगे तो 22 यानी कि 2 2 1, 22 2 2 1। पॉइंट यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 10 11 21 21 1 22 22 1 23, यानी कि 23.221 आपका क्या आएगा, योग आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 साल में, यानी कि 1.1/1 वर्ष के लिए राशि उधार ली, और स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर जो है उसने उधार लिया। तो समान दर पर समान राशि पर उधार ली। तो यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज जो है एग्जाम थ्योरी इसी चैनल पर जो है मैंने डाल रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो। तो वो वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैंने 3 साल या फिर 3 टर्म के जो है मैंने वहाँ पर आपको रेशियो मेथड बताया था। 3 टर्म का जो है रेशियो मेथड आपका कितना होता है, 3:1 होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर से जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो कैसा लगता है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली लगता है। लेकिन यहाँ पर जो रेट दिया गया है कैसा है, एनुअली यानी कि वार्षिक है। तो अगर 1 साल में 10% ब्याज लगता है तो आधे साल में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो 5% ब्याज लगेगा। कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो 5% ब्याज लगेगा। यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कैसे करेंगे, यहाँ पर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 होगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। तो ये जो है 20 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो अर्धवार्षिक से कितने समय के लिए ये अर्धवार्षिक है, तो 1.5 सालों के लिए, यानी कि 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक आएंगे, तो 3 बार आएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 20 का क्यूब करेंगे। 20 का क्यूब आपका कितना हो जाता है वैल्यू, तो 8000 होता है। यानी कि मूलधन हम लोगों ने एज्यूम कितना कर लिया कि 8000 है। और यहाँ पर से जो है रेट यानी कि दर कितना लगता है प्रत्येक साल में, कुल धन का 1/20। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8000 का 1/20 निकालेंगे। तो 8000 का 1/20 कितना होगा, 400। फिर 400 का 1/20 कितना होगा, तो 20 होगा। फिर 20 का 1/20 कितना होगा, तो 1 होगा। तो ये अगर गुना करेंगे तो ये असल में आपका क्या होता है, ये असल में आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। और ये जो आपका होता है वो असल में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यानी कि अंतर होता है। तो हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट से मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ दोनों का अंतर चाहिए। तो दोनों का अंतर यूनिट में आपका कितना आ जाएगा, 20 × 60
प्लस 1 × 1 करेंगे तो कितना होगा 1, यानी कि 60 और 1 61 यूनिट का टोटल क्या मिलता है, ब्याज का अंतर होता है। और यहाँ पर रुपये में कितना दिया गया, तो 61 रुपया ही दिया गया है। तो काटेंगे तो यहाँ नहीं है कि यहाँ पर से पता चलता है कि 1 यूनिट बराबर कितने रुपये है, तो 1 रुपये है। तो हम लोगों ने मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना माना था, तो 8000। तो अगर 8000 यूनिट माना था और यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1 रुपये है, तो 8000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 रुपये होगा। यानी कि मूलधन असल में कितना है, 8000 ही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई, जो दीवार पर 8 फुट की ऊंची पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष जो है दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर जो है कोई एक दीवार है और यहाँ पर जो है एक सीढ़ी लगाई जाती है, यानी कि यहाँ पर से एक बिंदु से एक सीढ़ी लगाई जाती है इस दीवार पर, और इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, तो 10 फुट है, यानी कि 10 फुट। कितना है, 10 फुट। फिर बोला गया कि और ये जो दीवार यहाँ पर लगाया जाता है उसकी जो है कितनी ऊंचाई पर लगाई जाती है, तो 8 फुट पर लगाई जाती है। कितने पर, 8 फुट पर। ये 8 फुट पर लगाई जाती है। यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेते हैं, आधार से आधार मिला लेते हैं यहाँ पर से। फिर बोला गया कि जब यहाँ पर से सीढ़ी को यहाँ पर यानी कि दीवार की ओर घसकाया जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ तक घसकाया गया, और ये जो है कितनी ऊंचाई तक, फिर ये जो है सीढ़ी सेम है आपका। अगर ये सीढ़ी यहाँ पर 10 फुट की थी, तो ये भी आपकी सीढ़ी 10 फुट की ही है। कितनी है, 10 फुट की ही है। लेकिन यहाँ पर अब जो है क्या हो जाएगा, दीवार की ऊंचाई अब यहाँ पर बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो है बढ़ी हुई दीवार की ऊंचाई कितनी दी गई है, तो 9.6 फुट दिया गया है। तो यहाँ पर से आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है ये आपकी लंबाई कितनी है। यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे कि ये आपका ए है, बी है, सी है, इसे हम लोग डी मान लेते, इसे ओ मान लेते, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो हमें से जो है पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर से जो यहाँ पर सीढ़ी घसकाई गई वो कितनी दूरी तक घसकाई गई है, यानी कि हमें ओ सी का वैल्यू निकालना है। तो ओ सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री। तो ये 8 है, ये 10 है। तो मैंने जो है आपको ट्रिपलेट फॉर्म आपको हाइपोटेनस थ्योरम में याद रखने के लिए मैंने बोला था कि 8 10 का, जब 8 अगर परपेंडिकुलर 10 अगर हाइपोटेनस है, तो आपका बेस यानी कि आधार कितना हो जाएगा, 6 फुट का होगा। कितना होगा, 6 फुट। यानी कि BC की लंबाई कितनी आ गई, तो 6 फुट आ गई। कितनी आ गई, 6 फुट। फिर यहाँ पर से जो आपका ये जो है अब क्या दिया गया, यहाँ पर से DB की लंबाई दी गई है और DO की लंबाई दी गई है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, BO की लंबाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, BO की लंबाई। अगर हमें BO की लंबाई पता चल जाएगी तो फिर OC की भी लंबाई निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये आपका अगर हाइपोटेनस थ्योरम पे बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे कि इसका जो है DB की लंबाई कितनी दी गई है, 9.6। इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 10 फुट। यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे नीचे, ये 100 बन जाएगा। आपका हल करेंगे तो 24, ये आपका कितना बन जाएगा, 25। यानी कि ये 25 यूनिट क्या हाइपोटेनस है, ये 24 यूनिट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर से बेस आपका कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का। मैंने बताया था कि 24 और 7 का ट्रिपलेट फॉर्म क्या बनता है, 25 बनता है। तो अगर यहाँ पर से आपकी लंब की लंबाई 24 है और कर्ण की लंबाई 25 है, तो आपका आधार कितना हो जाएगा, 7 यूनिट होगा। यानी कि यहाँ पर से जो हम लोग कितने से, हम लोगों ने यहाँ पर जो है कितनी से काटा था, तो 4 से काटा था। कितने से, 4 से। तो यहाँ पर जो आपका 7 यूनिट आया उसे क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो आपका OB का असल लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि कितना आ जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 2.8 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट हटाया था, यहाँ पर 100 हुआ था, 4 से फिर हम लोगों ने काटा था, तो 4 से यानी कि 0.4 से काटा था। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2.8। तो OB की लंबाई अगर 2.8 है, टोटल 6 फुट है, तो OC की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 6 - 2.8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.2 फुट आएगा। ये आपकी OC की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि बहुपद x² + 9x + 3 के
कि शून्यकों के वर्गों का योग 21 है तो के का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्या दिया गया, यहाँ पर ये जो है 9 रहता है, ये जो आपका यहाँ पर ये रहता है वो मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ रूट रहता है। ये मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये असल में क्या रहता है, सम ऑफ रूट्स रहते हैं। और ये जो असल में रहता है वो आपका क्या रहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट रहते हैं। क्या रहते हैं आपके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहते हैं। ये आपका सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, और ये आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। तो यहाँ पर से जो है अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितनी दी गई है, यहाँ पर जो है 9 दिया गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 9। और यहाँ पर बोला गया कि उनके शून्यकों के वर्गों का योग कितना है, 21 है। यानी कि अल्फा स्क्वायर यानी कि इनके दोनों मूल्य यानी कि रूट का स्क्वायर का योग कितना दिया गया, 21 दिया गया। तो इसे हल करने पर इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा लिख सकते हैं, बराबर आपका कितना होगा, 21। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 9, 9 9 81, उधर भेजेंगे तो आपका कितना बचेगा, पहले तो 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 21, 9 9 81, 21 माइनस 81 करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर से आपका बच जाएगा माइनस, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 60 और 20 80 यानी कि 60 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 30, कितना आ गया 30। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, के का 3 के का यानी कि के का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये असल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो 3 के यानी कि 3 के है, और 3 के का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 30 दिया गया। हल करेंगे 3 से काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा, तो के का वैल्यू यहाँ पर से कितना आएगा, तो 10 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय वार्षिक यानी कि एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल होते हैं, तो छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य यानी कि मीन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है टोटल जो है छात्रों का माध्य कितना दिया गया है, तो 16, कितना दिया गया, 16। और कुल छात्रों के माध्य से ये जो टीचर की आयु है यानी कि उनका उम्र है, ये जो है उनका उम्र है, ये औसत से कितना अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए 52 माइनस क्या करेंगे, 52 माइनस 16 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 6 6 12, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि कितना अधिक है, तो 36 अधिक है। तो जितना का जो है शिक्षक के शामिल होने पर जितने कुल उम्र की वृद्धि होगी वो कितनी है, 36 है। यानी कि कुल अगर शिक्षक शामिल हो जाता है तो कुल उम्र में 36 साल की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हमें जो है क्या चाहिए, औसत वृद्धि चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, वृद्धि का औसत निकालेंगे। तो पहले कितने छात्र थे, 35, अब जो है उसमें एक टीचर भी शामिल हो गए, तो अब लोग कितने हो गए, टोटल 36 लोग हो गए। और टोटल जो है कितना बड़ा है, 36 ही बड़ा। तो 36/36 आपका कितना आ जाएगा, 1। यानी कि पहले जितना औसत था उसमें क्या हो गए, उनका टीचर यानी कि शिक्षक के शामिल होने से एक औसत उम्र बढ़ गया। तो 16 कितना हो जाएगा, 17 नया औसत उम्र होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 को 11 से भाग करेंगे और 100 को 11 से भाग करेंगे। रिमाइंडर पर हमें नहीं ध्यान देना है, भागफल यानी कि कोशेंट पे हमें ध्यान देना है। कोशेंट आपका जितना आएगा, इसका जो इतना आएगा और इसका जितना आएगा, इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, वही आपका अंतर होगा। तो 1000 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 9 99, 1 बचा यानी कि 90 बार ही आपका जाएगा भाग करने पर, भागफल आपका 90 आएगा। शेषफल पर हमें ध्यान नहीं देना। फिर जो है 100 को 11 से भाग करेंगे तो कितना, 99 यानी कि 9 बार, 9 आपका भागफल यानी कि कोशेंट आएगा। दोनों का अंतर कितना होता है, 81 यानी कि 81 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग यहाँ पर
तो 5 × 42 करेंगे तो आपका कितना होगा यहाँ पर 4×5 = 20, 5 दूनी 10 यानी कि कितना होगा 210। और 27 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9। अब क्या करना है, हल करना है। प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 210 और 9 कितना हो जाता है आपका 210 और 9 219। 219 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 216। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनीता और विनीता 1950 रुपये की राशि को आपस में 6:7 यानी कि 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जो है जोड़ी जाती है तो उनके हिस्से का नया अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है इनके कुल राशि का अनुपात का योग कितना हो जाएगा 7 6 13 यूनिट। कितना हो जाएगा 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया 1950 रुपया दिया गया। हल करेंगे कितने बार में चला जाएगा यहाँ पर 13 1 13 5 65 यानी कि 150 बार में चला जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 150 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका अनीता और विनीता, अनीता का जो यहाँ पर कितना राशि दिया गया 6 यूनिट और विनीता का 7 यूनिट। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 150 रुपये। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 छक 90 यानी कि 900 रुपये होगा। और विनीता का जो है यहाँ पर 7 यूनिट दिया गया है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 150 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 7 75। लेकिन दोनों में क्या हुआ है, दोनों में जो है 100 रुपये की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। तो अब दोनों का नया रकम कितना हो जाएगा, यहाँ तो आपका 1000 होगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 1 11 1150 रुपये होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा था तो हल कर लेंगे। यहाँ पर से आपका 1 0 1 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 20 बार में ये आपका, और यहाँ पर आपका कितना 23 बार में आपका चला जाएगा। यानी कि आपका नया अनुपात कितना आएगा 20:23। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहन ने 18,000 रुपये की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपये का साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली गई राशि अपने पास रखी थी। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा तरीका, अगर समय निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज पहले निकाल लेंगे और टोटल साधारण ब्याज को उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो सबसे पहले 18,000 का 10% कितना होगा तो 1800 रुपये होगा। कितना होगा 1800 रुपया होगा। और टोटल 1 साल में ब्याज कितना मिलता है 1800 रुपया, टोटल ब्याज कितना मिलता है 2700 रुपया मिलता है। तो अगर टोटल ब्याज को अगर 1 साल के ब्याज से भाग कर दे तो क्या निकल जाएगा आपका समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 900 से काटेंगे तो 3 बार में, ये आपका 2 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका समय यहाँ पर से कितना आ जाएगा 3/2 ईयर यानी कि 3/2 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो है P/Q का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो P/Q कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है P/Q बराबर जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर जो है 37 है। 37 पर आपका यहाँ पर 0 यानी कि 0.037 पर क्या है रेकरिंग है। रेकरिंग जितनी संख्या पर है उतना क्या करेंगे, उतना बार नीचे 9 लिखेंगे, और जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर आपका रेकरिंग नहीं है उसे क्या कर देंगे उतने बार 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपका हल करने पर कितना आएगा 37/990। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इन सारे संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर माध्यिका यानी कि मीडियन पूछी जा रही है। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो भी संख्या दी गई उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 8, उससे बड़ी संख्या 9, फिर 10 है, फिर आपका 11 है, 13 कितने बार है 2 बार है, फिर आपके कौन से है 20 है। तो ये जो सारी संख्या ऊपर जो टोटल जितनी संख्या थी उतना ही हम लोगों ने नीचे क्या किया असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर क्या करना होता है हमें, जितनी टोटल संख्या कितनी है 3 3 6 1 7, टोटल 7 संख्याओं में से बीच की संख्या कौन सी होगी, जो 4th नंबर पर जो संख्या होगी वो क्या होगी बीच की संख्या होगी। और जो बीच की संख्या होती है वही आपकी क्या होती है मीडियन यानी कि माध्यिका होती है। तो चौथा नंबर पर कौन है 11 यानी कि यही आपकी क्या होगी मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर जो है 14, 21 और 28 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है 28 एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या 28,
21 तो यहाँ पर आपका 21 में से 7 ले लिया गया, तो यहाँ पर 3, 14 तो पहले ही आ गया, यानी कि एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 28 तिया 84। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ जो है हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि से स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो है क्या है, पेड़ है। मान लीजिए कि ये टूटने से पहले पेड़ है और ये टूटने से पहले पेड़ है। ये जो है टोटल पेड़ की लंबाई कितनी दी गई है 15 मीटर, लेकिन बोला गया है कि कहीं से जो हवा चलने के कारण हवा चलने के कारण पेड़ जो है यहाँ पर से मान लीजिए टूट गया, और ये जो है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गिरकर ये नीचे धरातल पर ये क्या हो गया, उससे स्पर्श कर देती है। तो यहाँ पर ये जो पहले था, ये दोनों मान लेते, ये जो पहले ये पूरा जो लंबाई था ये असल में क्या हो गया, ये और ये का योग हो जाएगा। यानी कि पहले जो ये पूरी लंबाई थी ट्री की, अब क्या हो गई, ये लंबाई हो गई कुल ट्री की, क्योंकि ये जो है जितना खड़ा भागा और जितना जो है टूटकर नीचे ये गिर गया है वो भागा है। यहाँ पर से क्या करेंगे, इसके जड़ से या इसके पद से यहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाला जो है आपका साइड जो बनाता है वो कितने बनाता है, √3 का मान बनाता है, यानी कि √3 यूनिट। और ये कितना होता है 1 यूनिट, और ये कितना हो जाता है आपका 2 यूनिट। ये √3 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना 2 यूनिट। फिर जो है यहाँ पर ये दोनों का यहाँ पर का योग, यानी कि पूरे पेड़ की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है, तो 15 मीटर दी गई है। यानी कि टोटल योग यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यूनिट के हिसाब से, तो 2 + √3 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 + √3 यूनिट। ये आपकी क्या है, टोटल पेड़ की लंबाई है। और मीटर में कितनी दी गई है लंबाई, यहाँ पर 15 मीटर दी गई है। हल करेंगे तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 15/2 + √3 आएगा। ये आपकी क्या आ गई, 1 यूनिट का वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि ये जो है ये आपका क्या है, पेड़ का आधार है, ये जो है जहाँ पर से टूटा है, यानी कि ये आपकी क्या पूछी जा रही है, ये लंबाई पूछी जा रही है। और लंबाई कितनी थी, √3 यूनिट थी। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 15/2 + √3 है, तो √3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ √3 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, √3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 15√3/2 + √3 मीटर, जो कि जहाँ पर से पेड़ टूटी है और आधार से उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इसे हमें क्या करना है, हल करना है, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई, √9 जो है किसका मान होगा, 3 का, 16 किसका मान होगा, 4 का, योग करेंगे सभी का तो 42 4 46, 46 और 3 कितना होता है 49, √49 किसका मान होता है, तो 7 का मान होता है। तो 7 को क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी कि 134 में क्या करेंगे 35 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 169। √169 किसका मान होता है, 13 का मान होता है। तो 51 में क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 64। तो √64 का मान कितना होता है 8, यानी कि 8 पूरा हल करने पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तैराक जो है जिसकी स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फार्मूला होता है जो कि आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल दूरी कितनी तय की गई है 9 किलोमीटर, कितनी तय की गई है कुल दूरी 9 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या दिया गया है 9 का चाल दिया गया है, यानी कि ये 9 का चाल नहीं है, तैराक है, यहाँ पर तैराक है तो तैराक यहाँ पर चाल कितनी दी गई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो है बोला गया है यहाँ पर कि ये धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा धारा की भी चाल जुटेगी, लेकिन धारा की चाल तो दी नहीं गई है। तो धारा की चाल क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कुल चाल कितना हो जाएगा 9 + x। ये आपका दूरी बटा चाल बराबर क्या हो जाएगा समय के बराबर। समय कितना दिया गया है 45 मिनट, लेकिन दूरी किलोमीटर में है,
चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो समय भी होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो 45 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे, हल करेंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटेंगे 45, 5 बार में चला जाएगा, 5 से 60 12 बार में चला जाएगा। यहाँ पर से 9x बराबर 12, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या क्रमशः जो है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके कुल आयतन में इसके यानी कि इस गोले का आयतन इसके जो है बेलन के आयतन के कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों का हमें क्या चाहिए, आयतन का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। मेंसुरेशन में जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जो है बेलन का आयतन पता होना चाहिए फार्मूला, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर से आपका जो है ये फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई आर, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर क्या है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या है। यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर बाह्य त्रिज्या का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस अंतः त्रिज्या का क्यूब, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 का क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कुल क्या निकल जाएगा, गोलक का आयतन बराबर किसके होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन क्या है पाई आर, यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 49 इंटू एच, क्योंकि हमें ऊंचाई का वैल्यू चाहिए तो इंटू एच। हल करेंगे, पाई से पाई आपका चला गया, 125 माइनस 27 करेंगे तो आपका कितना आता है 125 माइनस 27, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 25/2, यानी कि 98 आ जाएगा। तो 49 से 98 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर से एच की लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8/3 सेंटीमीटर, क्या आ गई आपकी ऊंचाई आ गई किसकी, बेलन की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि दी गई आकृति में ओ जो है क्या है, वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर है। एंगल पी ए बी, यानी कि ये एंगल जो आपका कितना दिया गया 35 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री दिया गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है ए आर एस, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये अगर 35 डिग्री है और ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है। तो ये आपका अगर सेंटर है तो ये आपका क्या है पूरा डायमीटर यानी कि व्यास है। तो अगर व्यास है ये आपका क्या बन जाएगा, अगर ये पूरा व्यास है तो ये आपका यहाँ पर एंगल कितनी बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। ये आपका ए बी व्यास है तो ये एंगल क्या रहेगा आपका 90 डिग्री हमेशा रहेगा। तो अगर ये 90 है ये 35 है तो तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल का यानी कि ए पी बी एक पूरा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का सम सभी एंगल का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 90 प्लस 35 यानी कि अगर 125 डिग्री माइनस कर दे 180 में से तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 55, पी बी ए आपका 55 आ गया। तो अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो ए पी आर्क के अनुसार APAR के अनुसार आपका ये एंगल अगर 55 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है इस आर्क से यहाँ पर ये सरकमफेरेंस से आपका क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पर ये कोण बनाया जा रहा है। तो अगर ये 55 डिग्री है तो सेम आर्क से अगर यहाँ पर इधर सरकमफेरेंस से अगर ये एंगल बनाया जाएगा तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री ही होगा, क्योंकि सेम आर्क से सरकमफेरेंस पर जो भी एंगल बनाई जाती है क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर ये 55 डिग्री है तो ये आपका SP क्या है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम सारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा जो है टोटल एंगल 180 डिग्री है। तो ARS निकालने के लिए 180 माइनस 55 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो ARS का वैल्यू कितना आ गया एंगल ARS का, तो 125 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं
12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क बराबर मैं बता रखा हूँ कि क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो यहाँ पर से जो है हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक पुरुष की कार्य क्षमता क्या है, यम है, और एक महिला की कार्य क्षमता क्या है, डब्लू है। तो अगर एक पुरुष की कार्य क्षमता यम है तो 16 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 16 यम, यानी कि ये क्या हो गया, टोटल एफिशिएंसी। और 16 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। तो ये कार्य क्षमता इंटू समय क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। फिर उसी कार्य को महिलाएं करती है। एक महिला की कार्य क्षमता डब्लू, तो 12 महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 डब्लू। कितने दिनों में करते हैं, 32 दिनों में। तो ये भी टोटल वर्क दोनों समान कार्य को करते हैं, तो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बराबर होंगे। तो हल कर लेंगे यहाँ पर से। तो 12 से 12 चला गया, 16 से 32 दो बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर से जो आपकी क्या आ जाएगी, एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/1, यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है और एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर जो है फिर बोला गया कि 16 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो अगर एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 16 पुरुष जो है कुल कितना काम करेंगे, एक आदमी 2 काम, तो 16 पुरुष 32 काम, प्लस एक महिलाएं एक दिन में एक काम करती है तो 16 महिलाएं 16 दिन में कितना, 16 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, 16, यानी कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर कुल कितना काम कर लेगी, 32 और 16 यानी कि 48 काम करेगी। और एक दिन में अगर 48 काम करते हैं तो कुल टोटल जो है 4 दिन में कितने काम कर लेगी। तो यहाँ पर गुना करेंगे 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 48 दूनी 96 दूनी 192, यानी कि कुल जो है 4 दिन में 192 काम किया जाएगा 16 पुरुष और 16 महिलाओं के द्वारा। लेकिन असल में पहले हमें निकालना होगा कि टोटल करना कितना काम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किधर भी आपका ये जो है, चाहे तो आप इधर पुट करके देख सकते हैं यम का वैल्यू, या फिर चाहे तो डब्लू का वैल्यू, यानी कि एक औरत की कार्य क्षमता पुट करके आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो किधर भी हम लोग मैन वाले में कर लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 12 इंटू 32 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, बात यह 36 और 2 38, कितना हो जाएगा, 16 दूनी आपका 32, तो 12 दूनी 24, ये आपका 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 12 दूनी 24, 2 बात यह 36 2 38, सही है। ये आपका क्या है, टोटल वर्क करना कितना है, 384, लेकिन अभी तक किया गया काम कितना, 192, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, 192 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 9, यहाँ पर 192 काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। लेकिन अब जो है महिलाओं ने क्या किया है, काम करना बंद कर दिया है। उसके जगह अब क्या कर दिए गए हैं, 16 अतिरिक्त पुरुष, यानी कि 16 महिलाएं की जगह अब 16 पुरुष ले लिए हैं। तो पहले तो 16 पुरुष कार्य कर रहे थे, लेकिन 16 पुरुष अब और उसमें लग गए हैं। तो टोटल अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 16 16 32। तो 32 पुरुष एक दिन में, 32 पुरुष जो है एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, एक पुरुष 2 काम करते हैं, तो 32 पुरुष कितना काम करेंगे, 64 काम करेंगे। तो करेंगे कितना काम एक दिन में, 64 काम, करना कितना, 192। तो टाइम बराबर मैं आपको बता चुका हूँ कि फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो बचा हुआ काम कितना, 192, करेगा कितने की कार्य क्षमता से, 64 से। तो आपका समय यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 डेज, यानी कि 3 दिन लगेंगे शेष काम को पूरा करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से 2 गुना समय लगता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि आर्यन जो है विपिन से 2 गुना समय लेता है, यानी कि ये अगर विपिन, ये आपका विपिन अगर 1 यूनिट समय लेता है तो आर्यन कितना लेता है, 2 यूनिट। तो ये आपके क्या आ गए, समय का अनुपात आ गया। समय का उल्टा क्या होता है, समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है। तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। अगर समय 2:1 है तो कार्य क्षमता 1:2 होगा।
तो यहाँ पर से हमें जो है ए की कार्य क्षमता भी पता चल गई और ए का समय भी पता चल गया। लेकिन यहाँ पर जो है बोला गया कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क बराबर, मैं पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया क्या होता है, फार्मूला इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, 2 1 3 यूनिट, और कितने दिनों में करते हैं, 2 दिनों में। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और समय निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो हमें अब क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए ऊपर आपका टोटल वर्क, नीचे आपकी कार्य क्षमता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि विपिन अकेले कितना कार्य दिन में कार्य कर सकता है। तो विपिन जो अकेले कार्य क्षमता कितना है, 2 यूनिट। तो बटा क्या कर देंगे, 2, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो 2 से 2 चला गया, तो विपिन को अकेले कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 3 डेज यानी कि 3 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 क्रमगत संख्याओं का योग 90 है, तो माध्य संख्या यानी बीच वाली संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो योग यानी कि 5 क्रमगत संख्या है, तो पहली संख्या यक्स हो जा सकती है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1, तीसरी संख्या आपकी यक्स प्लस 2, चौथी संख्या यक्स प्लस 4, पाँचवीं संख्या आपकी यक्स प्लस 5। और पाँचों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 90। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यक्स प्लस 5 4 9, 9 2 11, 1 12, 1 2 3 सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 बराबर कितना होगा, 90। कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि क्रमगत संख्या है तो 1 1 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो है 5 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80। काटेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 16। तो बीच की संख्या पूछी जा रही थी, तो बीच की संख्या कौन सी थी, एक्स प्लस 2। तो एक्स का अगर वैल्यू 2 है तो एक्स प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 2 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 संख्याएँ दी गई हैं, जिनमें से 3 जो है किसी प्रकार से समान है और 1 असंगत है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, रीजनिंग का प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, यानी कि ये तीनों संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ये आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका एक इंटीजर है। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शनों से क्या है, ये भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हॉल की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। टोटल कितना दिया गया है, परिमाप 62 मीटर। हल करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 31। फिर यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई अगर यक्स मान ले तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 7। तो यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 7 प्लस यक्स, आपका कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7 बराबर कितना है, 31। हल करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 31 माइनस 7 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 30 यानी कि 24 आएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 12। पूछा क्या जा रहा है, लेंथ, लंबाई कितनी थी, यक्स प्लस 7। तो अगर यक्स का वैल्यू 12 है तो 12 7 कितना होगा, 19, यानी कि लंबाई कितनी आ गई, 19 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राम सागर और भगत राम जो इतना अनुपात में जो है, यानी कि 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं और इतने रुपये का लाभ कमाते हैं, तो भगत राम का हिस्सा कितना है। तो जब भी जिस अनुपात में जो है किसी भी धनराशि का निवेश किया जाता है और लाभ को अगर वितरित करना है, तो जिस अनुपात में अगर निवेश किया गया उसी अनुपात में क्या किया जाता है, लाभ को बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से ये आपका जो निवेश का अनुपात है वो आपका असल में क्या है, प्रॉफिट का भी अनुपात है। तो प्रॉफिट का अनुपात टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 13 10 23 यूनिट, कितना होगा, 23 यूनिट। और रुपये में कितना दिया गया, 8050 रुपया दिया गया। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बार में चला जाएगा, 23 या 69, आपका 11 बच गया, तो 23 बचे 115, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 350 रुपया। पूछा किसका जा रहा है, भगत राम का। तो भगत राम का हिस्सा कितना था, 13 यूनिट।
तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 350 था तो 13 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो आपका 13 13 × 5 = 65, 5 6 13 × 3 = 39, 6 कितना होगा 45, यानी कि 4550 रुपये आपकी क्या थी, भगत राम की हिस्सा थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15% अंक जो है अधिक मिले। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर परसेंट में अंतर कितना है, यहाँ पर जो है परसेंट में अंतर कितने का है, 8% का 8% का अंतर है। और रुपये का यहाँ पर जो है रुपये में अंतर दिया गया, तो रुपये का यहाँ पर ये असल में क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, क्योंकि 8% के बराबर कितना हो जाएगा 25 + 15 यानी कि 40 अंक होंगे। तो 1% का यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 5 नंबर। तो अगर 1% का वैल्यू 5 नंबर है तो 25% का वैल्यू यानी कि 25 अंक का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू अगर 5 अंक है तो 25 अंक का वैल्यू कितने का, 25 अंक का वैल्यू 5% के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30% उसने लाया था और 5% से वो 25 अंक यानी कि 5% से वो फेल हो गया। तो 30% लाया था, 5% से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 30 प्लस कितना चाहिए, 30 + 5 यानी कि 35% अंक चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 12 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आएगा, 8 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 48। ये आपका कितना है 7 7 49, 49 - 48 करेंगे तो इतने का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इधर हल करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 14। तो आप हल कर लेते हैं, 5 प्लस ये सारा ब्रैकेट का हल करने पर 1 प्लस ये पूरा हल करने पर कितना आया 14। तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा 14 × 5 = 19, 1 20। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि sin θ -√3 cos θ = 0 है और इसका क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, sin θ उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि √3 + √3 क्या हो जाएगा cos θ। हल करेंगे तो यहाँ पर से भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा tan θ बराबर कितना हो जाएगा √3। तो कितने डिग्री का मान √3 होता है tan θ में, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। तो हल करेंगे, sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो क्या करना है, √3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस cos 60 का मान कितना होता है आधा होता है यानी कि हाफ। तो हाफ का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 -1/4। हल करेंगे 3 यहाँ पर तो एलसीएम 4 है, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 दूनी 4 यानी कि हल करने पर कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि अनिल जो अंकित मूल्य पर 20% के छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट के साथ बेच देता है, तो उसके द्वारा लाभ या फिर हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मार्क्ड प्राइस जो है यानी कि अंकित मूल्य जो है खुद में हमेशा 100% का होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि अंकित मूल्य यानी कि 100% के सामान को 20% के छूट पर बेचा जाएगा। तो यानी कि 20% की छूट पर किसने खरीदा, अनिल ने खरीदा। तो 100 - 20% यानी कि 80% में उस वस्तु को किसने खरीद लिया, अनिल ने खरीद लिया। लेकिन जब उसे अनिल बेचने के लिए जाता है तो उसे क्या करता है, वो जो उसका पहले अंकित मूल्य था वस्तु को उसके 8% के छूट पर बेच देता है, यानी कि 100 - 8 आपका कितना हो जाएगा 92% में बेच देता है। तो 80% के सामान को अनिल ने कितने में बेच दिया, 92% में बेच दिया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 92 - 80 यानी कि 12% का। और अनिल के लिए सीपी कितना था 80%, तो 80 भागा 100% में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 25 100, 4 से यहाँ पर 3 बार में चला जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल जो है प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा आपका 5 तिया 15% आएगा। तो लाभ प्रतिशत 15%।
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त जो है नई संख्या का 7 गुना, प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात करें। तो वैसे तो इस तरीके का ऑप्शन बेहतर तरीके से होता है बनाने के लिए, लेकिन ये ऑप्शन अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो बेहतर से बना सकते हैं, यानी कि समय की बचत कर सकते हैं बेसिक से ही बनाने पर। अगर आप बाई ऑप्शन बनाएंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो बाई ऑप्शन से मैं काफ़ी बार सिखा भी चुका हूँ, तो बाई ऑप्शन आप बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बेसिक से बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक से मैंने कभी भी आपको अभी तक नहीं बताया। तो यहाँ पर बेसिक से भी थोड़ा सा सीख लीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया कि 2 अंक, यानी कि 2 अंकों वाली संख्याओं का योग जो है कितना है, 12 है। यानी कि ये जो आपका क्या है, यक्स है, यक्स प्लस वाई, यानी कि एक अंक यक्स है, दूसरा अंक क्या है, वाई है। दोनों का योग कितना है, 12 है। फिर जो है बोला गया कि जो प्राप्त नई संख्या है, प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो मूल संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी, मूल संख्या यक्स वाई है। मूल संख्या क्या है, यक्स वाई है। तो मूल संख्या का जो है यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम लोग जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 41 लिखता हूँ, तो 41 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 1 लिख सकते हैं। और 40 को हम लोग 10 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ये आपका प्लस 1। तो ये आपका असल में क्या होता है, यक्स होगा, ये आपका क्या होता है, वाई होता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना है, 10 एक्स प्लस वाई। तो ये आपका क्या है, संख्या है। इसके क्या बोला गया कि 4 गुना। जब इसको फिर पलटा जाता है, यानी कि यक्स वाई के जगह क्या कर दिया जाता है, वाई एक्स कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस यक्स, इसके 7 गुना, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से यक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा 10 सत्ते 70, 10 चक 40, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। सॉरी, यहाँ पर यक्स का, हमें वाई का देखना, 70 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 66 वाई, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 यक्स 40 यक्स, यानी कि 33 कितना हो जाएगा, 33 यक्स। 33 से 66 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से जो है यक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2/1 आएगा। यक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा, 2/1, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट, और वाई का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 के बराबर है। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 है। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए, निश्चित वैल्यू निकालने के लिए यक्स और वाई को 4 से गुना कर देंगे। तो यक्स और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। संख्या हम लोगों ने क्या माना था, यक्स वाई। तो यक्स का वैल्यू कितना है, 8, वाई का वैल्यू कितना है, 4, यानी कि संख्या कितनी थी, तो 84 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया, यहाँ पर सारे जो है यहाँ पर वर्ष के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है क्षेत्र दिया गया है, जैसे कि सीमेंट, उर्वरक, फोम और कीटनाशक का जो है उत्सर्जन यानी कि एक्सट्रैक्शन दिया गया है, यानी कि जो बाहर निकलता है। ये आपका क्या दिया गया, उत्सर्जन दिया गया है। मैट्रिक यानी कि मिलियन मैट्रिक टन में दिया गया है, सभी वर्षों में, सभी अलग अलग जो है यहाँ पर पदार्थ का दिया गया है ये ग्राफ में। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले जो है सीमेंट में 2015 में कितना था, 200, कितना हो गया, 450 हो गया, यानी कि यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत कितनी देखने को मिल रही है, 200 से 450 हो गई, यानी कि 200 2 गुना तो हो गया आपका, यहाँ पर 125% की वृद्धि हो गई। कितने की, 125% की वृद्धि देखने को मिल रही है। उर्वरक में देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 300, यानी कि 5 6 30, यानी कि 60% की वृद्धि देखने को मिल रही है। 80 से यहाँ कितना हो गया, 200, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है, 80, यानी कि आपका कितना बढ़ गया, 120। तो 3/2 यानी कि 150% यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कितना, 80% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सबसे अधिक वृद्धि किस में हो रही है, फोम में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर जो है आपका ग्राफ सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी क्षेत्र में जो है कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में
उर्वरक क्षेत्र में सीएफसी का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे कम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ये सभी वर्ष का जो है कुल आपका जो है उत्सर्जन निकालना होगा। तो टोटल जो है 2015 में कितना किया गया था, तो जोड़ेंगे सभी को, तो 5, 2, 7, 1, 8, 880 मिलियन टन किया गया था। फिर 2017 में आपका कितना किया गया, तो 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, आपका 5, 2, 7, 2, 9, यानी कि 1190 आपका 90 मिलियन टन का जो है किया गया था यहाँ पर से। फिर यहाँ पर किसका देखेंगे, 2019 का, 2019 का कितना किया गया था टोटल, तो 8, 2, 10, 4, 14, 14, 1, 15, 15, 15, 1, 1630, कितना हो जाएगा 1630। फिर क्या करेंगे 2016 का कुल निकालेंगे, तो 2016 का 6, 3, 9, 9, 9, 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1100 मिलियन टन का टोटल किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा कि कुल जो है कितना किसका अधिक या कम है, लेकिन इसमें जो हमें क्या करना है, तुलना करना है, किससे, इस उर्वरक वाले इन सभी के उत्पादन में से। यानी कि जैसे कि 2015 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 2015 में टोटल उर्वरक में जो है कितना मिलियन टन का उत्सर्जन किया गया, तो 500। कुल जो है कुल उत्सर्जन का कितना प्रतिशत है, ये परसेंट में किसका सबसे कम वैल्यू है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा वो किसके आएगा, 50% से बड़ा आएगा। ये आपका क्या आएगा, 50% से बड़ी आएगी। फिर इसमें देखेंगे आपका 2017 में, तो 2017 में जो है कितना किया गया था, 650, कितना किया गया था 650 का, कितना में 1190 में, कितना में 1190 में किया गया था। तो यहाँ पर से जो आपका जो आएगा वो वैल्यू क्या आएगा आपका, 50% से नीचे आएगा। किससे आएगा, 50% से नीचे आएगा। यहाँ पर फिर 2019 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना किया गया था, 800 का, कितना किया गया था, 800 का किया गया था, कितने पर, 1630 में, 1630, सॉरी ये जो है 2017 में प्लस में आएगा, क्योंकि 6×2=12 हो जाता है। ये जो है परसेंट आपका आएगा वो 50 प्लस आएगा। इसे जो है परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 50 से ये आपका कम आएगा, ये आपका 50% से कम होगा, ये दोनों आपका 50% से अधिक है। यहाँ पर देखेंगे तो 2016 में जो है कितना किया गया था उत्सर्जन उर्वरक का, तो 600 मिलियन टन, कितना किया गया था, 600 मिलियन टन का, कितने में, 1100 में। इसका ये भी जो है यहाँ पर क्या आएगा, 50% से कम आएगा। लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे कि किसका जो है कम परसेंट आएगा। कम परसेंट यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर जो हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 0 आपका चला जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका 11×5=55। ये भी जो आपका सॉरी ये भी आपका 50% से ऊपर ही आएगा, 50% से कम नहीं, 50% से ऊपर ही आएगा, क्योंकि 6×2=1200 होता है, यानी कि भाग करेंगे तो बड़ा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सबसे कम जो है यानी कि सबसे कम जो है उर्वरक का प्रतिशत किसमें हमें देखने को मिल रहा है उत्सर्जन का, 2019 में, क्योंकि यह 50% से कम है। एग्जैक्ट आपको निकालने के लिए नहीं जाना, एग्जैक्ट अगर आप निकालने के लिए जाएंगे तो काफ़ी आपका समय बर्बाद होगा, जो कि उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी फिर 50% में अप्रॉक्स में जो है कैलकुलेशन कीजिएगा कि कौन सा 50% के ऊपर आ रहा है, कौन 50% से कम है, उसमें आप आंसर आसानी से टिक करके चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, आपका ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कीटनाशक क्षेत्र में, किसमें, कीटनाशक क्षेत्र में 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो हमें क्या देखना है, कीटनाशक में, तो 2015 में कितना था, 100, 2019 में कितना हो गया, 80, वृद्धि कितने की, 80 में, कितने में, 100 में, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, 100 चला गया तो आपका कितना प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा, 80%। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका क्या है, सिंपल वही आपका सेम ग्राफ है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2017 में सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र में होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। तो 2017 में जो है टोटल उत्सर्जन कितना हुआ था, तो पहले योग कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 5, 2, 7, 2, 9, यानी कि 0, 9, फिर आपका 6, 3, 9, 1, 10, 1, 11, यानी कि 1190। और 2017 में जो है सीमेंट का कितना किया गया था, सीमेंट का तो 320 का, यानी कि 320 मिलियन टन का उत्सर्जन किया गया था। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 चला गया। भाग करेंगे, जो आपका भाग किस में आएगा, लगभग में आपका वैल्यू आएगा, ना कि आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा, अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा। तो 119 300 यानी कि 3200, भाग करेंगे तो पहले 19, कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 आपका। यहाँ पर शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया है,
19 दूनी 38, 2 नहीं सही है। 19 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 38 आपका, यहाँ पर से 2, तो यहाँ पर आपका माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर से 1, तो 8 3 11, ये आपका चला गया। काटेंगे फिर से तो 7 बार में लगा के देख लेते हैं। 9 सते 63, 3 6, 11 सते 77, अच्छी कितना होता है 83, यानी कि लगभग में आपका कितना आ जाएगा 27% आ जाएगा, क्योंकि +13 ही हो रहा है, तो लगभग आपका 26.9 समथिंग आएगा, यानी कि 27% आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं जो है शेष रह जाएंगी। तो टोटल जो है पहले तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि अगर विषम संख्या निकाल देंगे तो 3 से 39 तक बचेगा क्या सम संख्या, यानी कि आपसे एक तरीके से सम संख्याएं 3 से लेकर 39 तक पूछी जा रही है। तो 1 से लेकर 39 तक टोटल सम संख्या कितनी हो जाएगी 38, यानी कि 38 को 2 से भाग करेंगे तो 19, यानी कि टोटल सम संख्या 1 से लेकर 39 तक आपकी 19 होगी। लेकिन यहाँ पर से 2 को नहीं लिया गया सम संख्या, तो यानी कि एक संख्या नहीं ली गई, तो 19 में क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18, यानी कि 3 से लेकर 39 तक टोटल 18 है सम संख्याएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।